Hello student, good morning everybody. Welcome back to my channel Dibakshi Biology. Today's our topic is heredity and evolution. In previous classes, we are also study about what is heredity, what is evolution, variation in reproduction chapter. हम इस चीज़ को पढ़ चुके हैं और बहुत ही अच्छे से समझ चुके हैं, देख चुके हैं. फिर भी बच्चों को हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन से काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम्स आ रही हैं और 10th बोर्ड का प्री बोर्ड स्टार्ट होने वाला है और बच्चों का मानना है कि ये चैप्टर उन्हें समझ नहीं आ रहा है. तो प्लीज़ पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है और बिल्कुल भी प्री बोर्ड को लेके तो बिल्कुल भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है इस चैप्टर की वजह से, ठीक है ना. तो बाकी चैप्टर जो भी आप लोग कर रहे हो उस पर फोकस करिए और ये वीडियोस देखिए. इसमें हेरिडिटी और इवोल्यूशन से रिलेटेड जितने भी क्वेरीज हैं आपको क्लियर हो जाने हैं, कुछ भी बाकी नहीं रहेगा. बस आप थोड़ा ध्यान दीजिए, ठीक है ना. तो लेट अस स्टार्ट द टॉपिक हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन. ओके, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन समझ रहे हैं ना. ये जो हेरिडिटी है और इवोल्यूशन है इसके बारे में हमने रिप्रोडक्शन चैप्टर में स्टडी किया था और ये आप अच्छे से उसमें समझ पाए होंगे. फिर से हम इसको एक बार रिपीट करेंगे क्योंकि जब तक आपको हेरिडिटी, इवोल्यूशन एंड म्यूटेशन ये सारे जो मतलब टॉपिक्स हैं जब तक आपको समझ नहीं आएंगे तब तक आपको आगे कुछ समझ नहीं आएगा. समझ रहे हैं ना. तो एक बार हम इसको क्लियर करेंगे. आपने डीएनए के बारे में सुना होगा, ठीक है ना. डीएनए क्या है? डीएनए इज द डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है. डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड. बट ये है क्या? डीएनए क्या है? एक जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है. डीएनए क्या है? एक जेनेटिक मटेरियल है. आपको 10th में इसके बारे में बहुत ज़्यादा एलेबोरेट करके डीएनए के बारे में नहीं पढ़ना है, बट फिर भी थोड़ी बहुत जानकारी डीएनए के बारे में होनी चाहिए. इसको ब्रीफ में जब आप 12th में जाओगे या 12th के बाद जाओगे तो बहुत ब्रीफ में इसको पढ़ना होता है. इसके स्ट्रक्चर होते हैं, इसके बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ना होता है, ठीक है ना. बट अभी के लिए बस आप इतना जान लीजिए, डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल. इसका डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है और इसका फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन ये होता है दिस इज ट्रांसफर कैरेक्टर एंड ट्रेट्स, ठीक है ना. ट्रांसफर कैरेक्टर एंड ट्रेट्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन. एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ये क्या करता है? कैरेक्टर को ट्रांसफर करता है, ठीक है ना. ये जो भी मैं कह रही हूँ सारी चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं. एक एक चीज़ आप ध्यान से सुनिएगा. समझ रहे हैं ना. तो डीएनए क्या है? डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है. इसका डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है और इसका फंक्शन क्या होता है कि ये जो ट्रेट है हमारे अंदर, जो कैरेक्टर मतलब अपीयर होते हैं, हाँ, उसको एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्या करता है? उसको ट्रांसफर करता है. समझ आई बात. नेक्स्ट देखिए, जेनेटिक क्या है. हमने देखा डीएनए के बारे में देखा, ठीक है. ये क्या है? एक जेनेटिक मटेरियल है. क्या है? जेनेटिक मटेरियल है. लिखने की जरूरत है क्या? फंक्शन क्या है? बस याद रखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है. बाकी सारी चीजें आपके एनसीईआरटी बुक में मेंशन है ना. और नहीं है तो उसको समझिए. समझ आई बात. तो डीएनए क्या है? जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है ना. इसका फंक्शन क्या होता है कि ये कैरेक्टर और ट्रेड को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्या करता है? ट्रांसफर करता है, ठीक है ना. जेनेटिक क्या है? जेनेटिक क्या है? जेनेटिक एक टर्म आता है जेनेटिक्स. कुछ टर्म है, ठीक है ना. उसको मैं पहले आप लोगों को क्लियर कर दूं, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगी, ठीक है ना. जेनेटिक क्या होता है? इट इज द स्टडी ऑफ जीन. जेनेटिक क्या है? इट इज द स्टडी ऑफ जीन, जेनेटिक वेरिएशन एंड हेरिडिटी, ठीक है ना. समझ आई बात. ये क्या है? इट इज द स्टडी ऑफ जीन, जेनेटिक वेरिएशन एंड हेरिडिटी, ठीक है. अब देखिए वेरिएशन क्या है. एक टर्म आता है वेरिएशन, आपके एनसीईआरटी बुक में भी है. वेरिएशन, वेरिएशन क्या है बताइए जल्दी से. एनी डिफरेंसेस. वेरिएशन क्या है? एनी डिफरेंसेस
समझ आ रहा है मैं क्या लिख रही हूँ? अगर नहीं समझ आ रहा है तो मैं बोल रही हूँ, उसको नोट डाउन कीजिए। एनी डिफरेंसेस बिटवीन any differences between, बोलिए आगे बोलिए, between the individual in a species, between the any individual, ठीक है, between the individual in a species, any differences between individual in a species, in a species or in a species or group of organism or group of organism, ठीक है ना। वेरिएशन क्या है? एनी डिफरेंसेस बिटवीन इंडिविजुअल, डिफरेंसेस मतलब डिफरेंसेस समझ रहे हैं ना, समझ लीजिए अगर कोई दो चीज़ें उसको कंपेयर कर रहे हैं तो उसमें मतलब क्या डिफरेंट है, हम उसके अकॉर्डिंग उसको डिफरेंसेस करते हैं ना, तो वो डिफरेंसेस एंड एनी डिफरेंसेस बिटवीन इंडिविजुअल इन ए स्पीशीज और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ एन स्पीशीज, समझ आई बात, ठीक है ना, ऑफ एन स्पीशीज। इसमें देखिएगा कि अगर हम सिंपल वे में बात करें कि मतलब वेरिएशन क्या होता है, तो इन वेरी सिंपल लैंग्वेज, डिफरेंसेस इन ट्रेड, ठीक है ना, अगर सिंपल वे में बात करें, समझने की कोशिश करें, तो हम कह सकते हैं डिफरेंसेस बिटवीन, ठीक है ना, डिफरेंसेस इन ट्रेड्स, लिखिए, डिफरेंसेस इन ट्रेड्स बिटवीन पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग, ठीक है ना, मतलब जो पेरेंट और उसके जो मतलब बेबीज हैं या उनकी जो ऑफस्प्रिंग है, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंसेस होता है इन देयर कैरेक्टर, दैट्स कॉल्ड वेरिएशन, तो वेरिएशन समझ आया, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे म्यूटेशन की। म्यूटेशन भी एक टर्म है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन सब में। अब देखिएगा म्यूटेशन क्या है, दिस इज द एरर ऑकरिंग ड्यूरिंग सेल डिवीजन, ठीक है ना, जब सेल डिवीजन मतलब ये क्या होता है, इट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ जेनेटिक वेरिएशन, क्या है ये, जेनेटिक वेरिएशन का एक सोर्स है, क्योंकि म्यूटेशन अगर नहीं होगा तो वेरिएशन नहीं होगा, है ना, म्यूटेशन अगर नहीं होगा तो वेरिएशन नहीं होगा। तो ड्यूरिंग मतलब सेल डिवीजन, जो उसमें कोई मतलब हम लोग कोई काम करते हैं तो समझ रहे हैं ना, काम करते हैं तो उसमें कुछ एरर होता है ना, एरर होता है, तो वो एरर से जब कोई न्यू चीज़ का मतलब डेवलपमेंट होता है, दैट्स कॉल्ड म्यूटेशन। तो सेल डिवीजन के दौरान जब म्यूटेशन होता है, ठीक है ना, तो उसमें उसके बाद जो मतलब ऑफस्प्रिंग का निर्माण होता है, ठीक है ना, तो वो क्या होता है, वेरिएशन कहलाता है, ठीक है ना। एनी चेंजेस, कोई चेंजेस जो होता है म्यूटेशन की वजह से, वो वेरिएशन कहलाता है। वो एक्यूमुलेट कर करके एक मतलब जनरेशन के बाद वो अपीयर होता है, ठीक है ना, जनरेशन वाइज जनरेशन क्या होता है, अपीयर होता है। जैसे सपोज कि आपके जो पेरेंट्स हैं, ठीक है ना, या उनके पेरेंट्स हैं, ठीक है ना, तो जरूरी है कि जो मतलब आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनके जैसे मतलब उनके पेरेंट्स हैं उनके जो बच्चे हैं, नहीं है ना, ठीक है। आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स से थोड़ा तो डिफरेंट होंगे, सेम टू सेम तो नहीं होंगे, कुछ भी चेंजेस होंगे, आपकी आइज डिफरेंट होंगे, है ना, आपके जो कलर है वो डिफरेंट होंगे, या फिर जो आपकी हाइट है वो डिफरेंट होंगे, ठीक है ना। तो ये क्या है, एक जनरेशन वाइज जो गैप है और जो डिफरेंसेस है वो अपीयर हो रहा है, एंड दिस अपीयरेंस इज कॉल्ड वेरिएशन, ठीक है ना। तो वो क्या कहलाता है, वेरिएशन कहलाता है, जो मतलब न्यू कैरेक्टर अराइज होता है, ठीक है ना,
न्यू कैरेक्टर अराइज होता है। न्यू कैरेक्टर क्या होता है? अराइज होता है। समझ आई बात? और ये न्यू कैरेक्टर ही क्या कहलाता है? वेरिएशन कहलाता है। ठीक है ना? ये सारे क्या है? एक दूसरे से इंटरलिंक है। ठीक है ना? जब तक ये समझेंगे नहीं तब तक आपको कुछ समझ नहीं आने वाला है। ठीक है ना? तो क्या है? एनी चेंजेस इन डीएनए सीक्वेंस ऑफ सेल, एनी चेंजेस इन डीएनए सॉरी क्या कहते हैं, एनी चेंजेस इन डीएनए सीक्वेंस ऑफ सेल यूज्ड बाय just caused by any error and arise new character that is called a variation. That's called variation. समझ आई बात? अब देखिएगा म्यूटेशन कितने टाइप का होता है। एक तो होता है सोमैटिक, दूसरा क्या होता है? जेनेटिक। सोमैटिक क्या होता है? जो फिजिकली चेंजेस होते हैं या फिर जो हम लोग एक्वायर्ड करते हैं एक लाइफ टाइम, मतलब हम लोग जो कैरेक्टर एक्वायर्ड करते हैं वो क्या होता है? सोमैटिक वेरिएशन कहलाता है। और दैट सोमैटिक वेरिएशन कांट बी ट्रांसफर्ड एंड क्या होता है? इनहेरिटेड होता है। ये हेरिटेड नहीं होता है, ये हम किसी मतलब जनरेशन, अपने जनरेशन से, अपने पेरेंट्स से नहीं लिए होते हैं। ये कैरेक्टर हम क्या है? खुद ब खुद एक्वायर्ड किए होते हैं। ठीक है ना? तो दैट्स कॉल्ड सोमैटिक वेरिएशन। और जेनेटिक वेरिएशन क्या होता है? दो टाइप का होता है। एक बार इसको हटाते हैं। यहाँ हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। मान लीजिए ये वेरिएशन है। ठीक है? दिस इज द वेरिएशन। ठीक है ना? इसके दो टाइप हुए, सोमैटिक वेरिएशन, सोमैटिक वेरिएशन। सोमैटिक वेरिएशन में क्या होता है? ये इनहेरिटेड होता है। समझ आ रही है ना बात? ये इनहेरिटेड होता है। ठीक है? और जो जेनेटिक वेरिएशन होता है ये जीन में पाया जाता है। ठीक है ना? जेनेटिक वेरिएशन क्या होता है? ये जीन में पाया जाता है। ये क्या होता है? हेरिटेड होता है। ठीक है? ये क्या होता है? आपको हेरिटेड होता है। क्या होता है? हेरिटेड। अब बात आती है कि वाई वेरिएशन अकर। ठीक है ना? वेरिएशन क्यों होता है, क्यों मतलब जरूरी है, क्यों होता है? ठीक है ना? तो जो वेरिएशन है वो रिप्रोडक्शन के दौरान होता है ना जी। व्हेन ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई, जब ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई करते हैं तो रिप्रोडक्शन के दौरान तब ये वेरिएशन अकर होते हैं। अब वो क्या होता है? रिप्रोडक्शन आपको सेक्सुअल भी हो सकता है, एसेक्सुअल भी हो सकता है और सेक्सुअल भी हो सकता है। समझ आ रही है बात? वेरिएशन कब होता है? वेरिएशन कब होता है? वेरिएशन तब अपीयर होता है जब रिप्रोडक्शन के दौरान कोई ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई करता है। ठीक है ना? और वो रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल भी हो सकता है और सेक्सुअल भी हो सकता है। अब देखिएगा इसमें एसेक्सुअल में जो है ना वो वेरिएशन यहाँ पे आपको फीवर दिखेगा। फीवर मतलब थोड़ा सा दिखेगा वेरिएशन। अगर सपोज कि मान लीजिए एसेक्सुअल में ये अमीबा है, समझ रहे हैं ना? तो ये क्या है? आपको पेरेंट अमीबा है, पेरेंट अमीबा है। जब इसका बेबी अमीबा होगा, बेबी अमीबा होगा तो इसमें क्या डिफरेंसेस है? एकदम माइनर डिफरेंस होगा, माइनर डिफरेंस होगा। तो एसेक्सुअल में क्या होता है कि डिफरेंसेस जो होते हैं, वेरिएशन जो होते हैं वो बहुत ही माइनर होते हैं। ठीक है ना? बहुत ही माइनर होते हैं। क्यों? अकर ड्यू टू स्मॉल इनएक्यूरेसी, ड्यू टू स्मॉल इनएक्यूरेसी इन डीएनए कॉपिंग। मतलब ये क्या करता है? एक दूसरे का कॉपी करता है। मान लीजिए कि हम लोग जब फोटो कॉपी कर रहे होते हैं, फोटो कॉपी कर रहे होते तो बिकॉज ऑफ मतलब सम एरर कभी मतलब फोटो कॉपी कभी डार्क हो जाता है, कभी लाइट हो जाता है, बहुत मतलब माइनर सा डिफरेंसेस आ जाता है। समझ आ रही है ना बात? तो जस्ट लाइक दैट कि अमीबा मतलब जो भी एसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है वो क्या करते हैं? दूसरे की कॉपी करते हैं। कॉपी करने के दौरान क्या हुआ कि अरे मतलब इंसान ही है ना, तो कभी ना कभी तो मिस्टेक होता ही है ना। ऑर्गेनिज्म है वो कॉपी भी कर रहा है तो उसमें भी तो कभी ना कभी कोई ना कोई एरर होगा। तो उस एरर की वजह से जो डिफरेंसेस आते हैं दैट्स कॉल्ड वेरिएशन एंड दैट्स वेरिएशन इज वेरी फ्यूअर इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अंडरस्टैंड?
बात समझ में आई? बट इन द केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देयर इज अ नीड फॉर वेरिएशन। यहाँ वेरिएशन दिखता है। वेरिएशन क्या होता है? यहाँ पे लार्ज होता है। वेरिएशन क्या होता है? लार्ज होता है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? अकर्स ड्यू टू ए स्मॉल इनएक्यूरेसी। यहाँ पे लिखिए वेरिएशन क्या है? यहाँ पे फिगर है। दूसरा लिखिए अकर्स ड्यूरिंग, अकर्स लिखिए अकर्स ड्यू टू, अकर्स ड्यू टू लिखिए अकर्स ड्यू टू स्मॉल इनएक्यूरेसी, अकर्स ड्यू टू स्मॉल इनएक्यूरेसी। ठीक है ना? स्मॉल एक्यूरेसीज इन डीएनए कॉपिंग। एक्यूरेसीज बहुत सारा होता है। एक्यूरेसीज इन डीएनए कॉपिंग। अंडरस्टैंड? अगर बात करें यहाँ मतलब सेक्सुअल की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि वेरिएशन लार्ज होता है। ठीक है ना? वेरिएशन क्या होता है? लार्ज होता है। मतलब अकर ड्यू टू, इन दिस केस दिस इज अकर ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर, है ना? क्रॉसिंग ओवर, सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम, है ना? म्यूटेशन। ठीक है? क्या किस किस से होता है? अकर्स ड्यू टू, किसकी वजह से हो सकता है बताइए? क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर से हो सकता है। सेल डिवीजन के समय में क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम, सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम, समझ आएगा? म्यूटेशन, म्यूटेशन, ठीक है ना? इन सब रीजन से क्या होता है? वेरिएशन होता है। दैट्स व्हाई देयर इज द लार्ज वेरिएशन आर अपीयर इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अंडरस्टैंड? आगे बढ़े और हम देखते हैं एग्जांपल से इसको। ठीक है? इतनी बात तो समझ आ गई ना? कोई प्रॉब्लम नहीं ना? चलिए यहाँ हम बात करेंगे क्या होता है। अब हम देखेंगे कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, यहाँ थोड़ा सा हम ब्रीफ में देखेंगे इसको। वेरिएशन की बात करते हैं। ठीक है ना? मान लीजिए आपकी बुक में भी दिया होगा, ठीक है ना? ये आपके ग्रैंड फादर एंड मदर है। ये क्या है? हम B फॉर बॉयज लिखेंगे और G फॉर गर्ल्स लिखेंगे। ठीक है ना? ठीक है? ये एक ग्रैंड पेरेंट हो गया। G पे मतलब ग्रैंड पेरेंट। ठीक है ना? अब इनके बच्चे हुए, ठीक है? अब इनको मान लीजिए 3 बच्चे हुए। एक क्या हुआ? बॉय। ये भी क्या हुआ? बॉय। ये क्या हुई? गर्ल। ठीक है? समझ आई बात? अब देखिए, जो ये ग्रैंड पेरेंट है, इनके 2 मतलब लड़के और एक लड़की हुई। तो ये जो 2 लड़के हैं, अब ये इसका कलर क्या हो गया? इसका कलर क्या हो गया? एकदम ब्लैक। समझ आया? इसका कलर क्या हो गया? बिल्कुल भी ब्लैक हो गया। ठीक है ना? और इसका क्या हो गया? व्हाइट, फेयर। ठीक है? और ये क्या हो गई? मतलब ना ब्लैक है ना व्हाइट है, सांवली हो गई। समझ आ रही है बात? अब देखिए, ये जो है एकदम लंबा हो गया। ये जो इनका बेटा एकदम लंबा हो गया। और ये इन दोनों की हाइट अपने मम्मी पापा की तरह है। ठीक है? ये गया अपने पापा पे और ये गया अपनी मम्मी पे। ठीक है ना? और ये ना मम्मी पे गई और ना पापा पे गई, ये अपने नाना नानी पे चली गई। समझ आई बात? इसकी जो आंखें हैं
इसकी जो आंखें हैं अपने मदर की तरह है, इसकी जो आंखें हैं अपने फादर की तरह है, और इसकी आंखें ना मदर की तरह है ना फादर की तरह है, बिल्कुल अलग हो गई। ये क्या है, हुआ ना वेरिएशन। अब देखिए इसमें एक और चीज देखिएगा, एक होता है कैरेक्टर, एक होता है ट्रेट। हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, यहीं पे ये बात हम आपको समझा दे रहे हैं, आगे फिर से हम इसके बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है ना। कैरेक्टर क्या होता है कि हमारे जो पेरेंट्स हैं हम उनकी तरह ही हैं, मतलब मेरे पेरेंट्स की तरह ही 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, 2 आंखें हैं, है ना, बाल हैं, समझ में आ रहा है। लेकिन ट्रेट क्या हुआ, वो कैरेक्टर हुआ हमारा, समझ आ रही है ना बात। लेकिन ट्रेट क्या हुआ कि जो मेरा कलर है वो मेरे मतलब पेरेंट्स से डिफरेंट है, या तो उनकी तरह हो गया या बिल्कुल ही डिफरेंट, हाँ बिल्कुल ब्लैक हो गया या फिर बिल्कुल गोरा हो गया, जस्ट लाइक दैट। तो ये क्या हो गया, ट्रेड, ठीक है ना। कैरेक्टर तो ये है कि हम ऑर्गेनिज्म की तरह अपने पेरेंट्स की तरह दिख रहे हैं, लेकिन जो कलर है, जो हाइट है वो डिफरेंट हो रहा है। तो डस्ट कलर, हाइट, हेयर कलर, आईज का जो स्ट्रक्चर है, फीचर है, मतलब जो जैसा है, जो लिप्स है, जो नोज है, वो कभी टॉल है कभी मतलब शॉर्ट है, ये सारा क्या है, ये ट्रेट है जो हमारे पेरेंट्स से मतलब वेरिएशन के थ्रू मिला है, एक जनरेशन वाइज मतलब ये जो वेरिएशन है एक्यूमुलेट करके म्यूटेशन के मतलब ड्यू टू म्यूटेशन ये नेक्स्ट जनरेशन में आपको अपीयर होता है, ठीक है ना, ठीक है ना, समझ रहे हैं, न्यू कैरेक्टर के अकॉर्डिंग। अब इनकी जो मैरिज है, ये बॉयज, ये किसी दूसरी लड़की से हो गए, है ना। अब इनके जो बच्चे हुए, इनके 2 बच्चे हुए, एक गर्ल हुई एक बॉय हुआ। ये क्या हो गया, गर्ल जो हुई एकदम मतलब फॉरेनर की तरह, बिल्कुल गोरी चिट्टी, एकदम लंबी हाइट वाली, ऐश्वर्या राय की तरह एकदम आँख हो गया इसका। ऐश्वर्या राय क्या आँख रखे हैं, क्या है, उसके पेरेंट्स की तरह है, उसका आँख जो है वो किसी की तरह नहीं है, ठीक है ना। उसमें भी क्या होगा, वेरिएशन हुआ होगा, उस पता नहीं कितने जनरेशन से वेरिएशन होते 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 इतना खूबसूरत सा आँख उसको मिल गया। लता मंगेशकर का जो गला है, इट्स ऑल्सो बिकॉज ऑफ वेरिएशन, है ना, पता नहीं कितने जनरेशन से उसका जो मतलब जो मतलब म्यूटेशन के दौरान वो वेरिएशन एक्यूमुलेट होते 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 उसके अंदर अपीयर हो गया, न्यू कैरेक्टर, एज अ न्यू कैरेक्टर अपीयर हो गया, समझ आई बात। तो ये क्या है, वेरिएशन है। क्या उसके खानदान में सब लोग गायक ही थे, क्या ऐश्वर्या राय के मतलब पूरा जो जनरेशन था उसमें सब लोग की आंखें वैसी ही थी, नहीं थी, है ना। तो ये क्या हुआ है वहाँ पे जो मतलब वेरिएशन है एक्यूमुलेट होते होते किसी एक जनरेशन में अपीयर हो गया है, न्यू कैरेक्टर, एज अ न्यू कैरेक्टर, समझ आ रही है बात, बिल्कुल डिफरेंट। इसकी जो है ये हैंडीकैप हो गया, इसके मतलब पेरेंट्स में कोई हैंडीकैप नहीं है बट ये हो गया, ठीक है ना। जब इसकी बेबी होंगे, जब इसकी शादी होगी किसी दूसरी लड़की से, तो ये जरूरी नहीं है कि ये हैंडीकैप है तो इसके बच्चे भी हैंडीकैप हो, है ना। ये अच्छे भी हो सकते हैं, 50% चांसेस है कि ये अच्छे भी हो सकते हैं और ये हैंडीकैप भी हो सकते हैं, समझ आ रहे हैं बात। तो ये सारी चीजें होती हैं, समझ आई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको इरेज करते हैं। वेरिएशन समझ में आ गया, जेनेटिक समझ में आ गया, म्यूटेशन समझ में आ गया, हेरिडिटी समझ में आया, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर एंड ट्रेड फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, तभी से यही तो पढ़ रहे हो आप लोग, रिप्रोडक्शन में भी पढ़ा, इसमें भी पढ़े, है ना। है क्या जो समझ नहीं आ रहा है आप लोग को इतना बार बताने के बावजूद भी। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं हेरिडिटी। आइए, हेरिडिटी क्या है बाबू, बताइए। हेरिडिटी ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर एंड और ट्रेड्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है ना, फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर और ट्रेड, देखिए ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर और ट्रेड, समझ आई बात, फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है ना।
चलिए ठीक है, ये एनी प्रॉब्लम? वही अभी मैंने जो चार्ट आप लोगों को बताया, ठीक है ना, अभी जो चार्ट बताया कि पहले ग्रैंड पेरेंट है, ठीक है ना, ठीक है, ये आपके ग्रैंड पेरेंट दादा दादी हो गए, इनके बच्चे हुए, है ना, जो आपके मदर फादर हैं, फिर उनके बच्चे आप लोग हुए, है ना। तो इसमें सिमिलरिटी कहाँ है, ठीक है ना, सिमिलरिटी नहीं है, सेम टू सेम नहीं है, डिफरेंसेस हैं, वेरिएशन दिख रहे हैं। आप बिल्कुल भी टू कॉपी अपने पेरेंट्स की तरह नहीं है, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होते हैं, एंड दैट डिफरेंसेस एंड दैट कैरेक्टर आर कॉल्ड हेरिडिटी, विच इज ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। समझ आई बात? समझ आई बात? इज दिस क्लियर? अब हम देखेंगे रूल ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड, ठीक है ना, रूल्स फॉर, ठीक है ना, रूल्स फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ द ट्रेड। चलिए इरेज करो, देखना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो वीडियो पॉज करके देख लीजिए, लिख लीजिएगा, है ना। टाइम नहीं है, बैंडल्स कैरेक्टर भी आज ही क्लियर करना है, ठीक है ना। चलिए देखिए हमें क्या देखना है, रूल्स फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड, है ना, या कैरेक्टर्स, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए रूल्स फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ द ट्रेड्स। देखिए इसमें क्या होता है ना कि दो तीन चीजें होती हैं, ठीक है ना, दो तीन चीजें होती हैं जो मतलब इनहेरिटेंस, जो इनहेरिटेंस ऑफ द ट्रेड है उसके लिए, ठीक है ना। अब देखिएगा पहला क्या है, रिकॉग्नाइजेबल फीचर, है ना, रिकॉग्नाइजेबल फीचर ऑफ ह्यूमन बीइंग और एनी अदर ऑर्गेनिज्म। रिकॉग्नाइजेबल, लिखिए इसको, रिकॉग्नाइजेबल, रिकॉग्नाइजेबल देखिए रिकॉग्नाइज, सॉरी कैरेक्टर लिखते लिखते बार बार नहीं जाना, रिकॉग्नाइजेबल फीचर है ना, समझ रहे हैं ना। हाँ जैसे कि किसी मोबाइल का फीचर होता है ना, लैपटॉप का फीचर होता है, आपका फीचर होगा, वैसे ही रिकॉग्नाइजेबल फीचर होता है ना, रिकॉग्नाइजेबल फीचर ऑफ ह्यूमन, है ना, फीचर ऑफ किसका, ह्यूमन, समझ आई बात, रिकॉग्नाइजेबल फीचर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स और एनी अदर ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन बीइंग एंड एनी अदर ऑर्गेनिज्म। समझ आ रही है बात? समझ आ रही है कि क्या मतलब कह रहे हैं हम, मतलब रिकॉग्नाइजेबल फीचर मतलब किसी को पहचानने की जो फीचर होती है। मान लीजिए हमको पहचानने का कोई फीचर होगा, है ना, आपको पहचानने का, आप मेरे स्टूडेंट हैं, मैं जानती हूँ 10th क्लास आपका रिकॉग्नाइजेबल फीचर है, दिमाग में आते हैं, मेरे को पता चल जाता है ये 12th क्लास के स्टूडेंट हैं, ये 10th क्लास के स्टूडेंट हैं, ये इस स्कूल के स्टूडेंट हैं, ये इस जगह के हैं, है ना, ये इनके बच्चे हैं। ये सब क्या है, रिकॉग्नाइजेबल फीचर ऑफ ह्यूमन बीइंग और एनी अदर ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना, समझ आ रही है ना। तो ये फीचर समझ आ रही है। नेक्स्ट क्या है, ट्रेट। ट्रेट क्या है, व्हाट इज द ट्रेट, वेरियस फॉर्म ऑफ कैरेक्टर, समझ आया, वेरियस फॉर्म ऑफ कैरेक्टर, ट्रेट किसे कहते हैं, ये आपको मतलब ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस भी लिख सकते हैं, द ट्रेट एंड कैरेक्टर, ठीक है। यहाँ पे हम कैरेक्टर को कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं,
रिकॉग्नाइजेबल फीचर ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड एनी अदर ऑर्गेनिज्म। वो क्या हो गया कि कैरेक्टर हुआ। मान लीजिए कि हम अपने पेरेंट्स के बच्चे हैं, दो हाथ है, दो पैर हैं, हम चल सकते हैं, या फिर हमारे पास दो आंखें हैं, नाक है, बाल है ना, समथिंग लाइक दैट इज ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है ना। तो ये हमारा रिकॉग्नाइजेबल फीचर हो गया, दैट्स कॉल्ड कैरेक्टर। अंडरस्टैंड, दैट्स कॉल्ड कैरेक्टर। मैंने इसके पहले आपको ये बात बताई थी, ठीक है। तो देखिएगा कि जो रिकॉग्नाइजेबल फीचर ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड एनी अदर ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। तो ये क्या होता है कि रिकॉग्नाइजेबल फीचर होता है, मतलब कि मैं ह्यूमन बीइंग हूँ, मैं अपने पेरेंट्स की मतलब बच्ची हूँ, ठीक है ना। ये मेरा क्या है, कैरेक्टर है। बट मेरी जो आंखें हैं वो मेरे पेरेंट्स की तरह हैं, लेकिन ट्रेड क्या है कि मेरी आंखें छोटी हैं, मेरे पेरेंट्स की आंखें बड़ी हैं, ठीक है ना। मेरे मतलब कि मतलब जो बाल हैं वो मेरे पेरेंट्स की तरह हैं, ठीक है ना। तो दिस इज द कैरेक्टर ऑफ ह्यूमन बीइंग। बट ये भूरे हैं या काले हैं या वाइट हैं, ये क्या है, एक ट्रेट है। समझ आई बात। तो कैरेक्टर क्या है कि हम, हमारे पास दो हाथ है, दो पैर है, हम ह्यूमन बीइंग की तरह हैं, उसकी तरह दिखते हैं, दैट इज अ कैरेक्टर। एंड ट्रेट क्या है कि लंबा है या छोटा है, मोटा है या पतला है। समझ आ रही है बात। तो दिस इज द कैरेक्टर, ठीक, सॉरी, दिस इज द ट्रेट। तो ये चीजें हैं। अब देखिएगा कि ट्रेट क्या है, ट्रेट किसको कहते हैं। हमने कैरेक्टर की बात कर ली, अब हम ट्रेट देखेंगे। ट्रेट मैंने पहले भी बताया था कि ट्रेट इज द वेरियस फॉर्म ऑफ कैरेक्टर, है ना। इट इज अ वेरियस फॉर्म ऑफ कैरेक्टर, अंडरस्टैंड, वेरियस फॉर्म ऑफ कैरेक्टर। अब क्या है, ट्रेट क्या है, वेरियस फॉर्म ऑफ कैरेक्टर, जैको कलर, टेक्सचर एंड क्या बोलते हैं उसको, हाइट वगैरह हो गया, है ना। अब देखिएगा कि जीन क्या है, सॉरी, जो कैरेक्टर है वो किससे कंट्रोल होता है। यहाँ पे एक टर्म है, कैरेक्टर कंट्रोल्ड बाय जीन, ठीक है ना। जीन से कंट्रोल होता है। यहाँ पे फिर से आ गया जीन। जीन क्या है, जीन इज द सेगमेंट ऑफ डीएनए। आप डीएनए का स्ट्रक्चर देखे होंगे, ये क्या होता है, ऐसे डीएनए का स्ट्रक्चर होता है, ये क्या है, डबल हेलिकल होता है, ये डीएनए हो गया आपको, है ना। अब ये क्या है, ये डॉट 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 जैसा, ये जीन है ना। जीन है, जीन इज द सेगमेंट ऑफ डीएनए, ठीक है ना। बट क्या होता है ड्यूरिंग फ्यूजन इन रिप्रोडक्शन, जब एक मेल एग और जो फीमेल एग होता है, जब वो मतलब फ्यूज करता है, तो उसमें क्या होता है, दोनों का न्यूक्लियस, है ना, आपस में फ्यूज होता है। और न्यूक्लियस में क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल लाइक क्रोमोसोम, है ना। अब ये दोनों का जो क्रोमोसोम है, ये दोनों अटैच हो जाएगा। कुछ इसका क्रोमोसोम रहेगा, कुछ इसके मदर का रहेगा, कुछ फादर का रहेगा, दोनों मिक्स करके क्या करेगा, न्यू प्रोगेनी बनाएगा, न्यू बॉर्न बेबी। उसमें क्या होगा, न्यू कैरेक्टर एराइज होगा। समझ आई बात। तो ये ऐसे होता है, ठीक है। और ड्यूरिंग सेल डिवीजन अगर कोई म्यूटेशन होता है या एरर होता है और म्यूटेशन होता है, तो वो क्या करेगा, न्यू कैरेक्टर एराइज करेगा। समझ आ रही है ना बात। तो जनरेशन टू जनरेशन क्या होता है, कैरेक्टर ट्रांसफर होता है एंड वेरिएशन और म्यूटेशन, सारी चीज़ें आपने इसमें क्लियरली देख ली होंगी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे व्हाट इज हेरिडिटी, तो आपने देख लिया। मैंडल्स लॉ देखेंगे, और कौन कौन से मतलब उसने कैरेक्टर लिया था अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। पी प्लांट को उसने लिया था, सेलेक्ट किया था, क्यों पी प्लांट को सेलेक्ट किया था। हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। एक्चुअली उन्होंने पी प्लांट को मतलब सेलेक्ट किया था, जिसका बोटेनिकल नेम होता है पाइजम सैटिवम, पाइजम सैटिवम। और उसने उसे इसलिए सेलेक्ट किया था क्योंकि उसका जो मतलब लाइफ स्पेन होता है बहुत ही कम होता है। हाँ, जो सेट्स होते हैं ज़्यादा नंबर्स में होते हैं, ज़्यादा मतलब होते हैं, और भी बहुत सारे दो तीन कैरेक्टर्स हैं जिसके बारे में हम ब्रीफ में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए आज जो भी पढ़ाया गया है उस पर फोकस कीजिए, ध्यान